हाय गाइस, यू वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। तो देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अमेंडमेंट्स स्टार्ट किए थे इनकम टैक्स एक्ट के। मीन्स वो अमेंडमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2019 है। इट मीन्स असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए एप्लीकेबल है। कुछ अमेंडमेंट्स देखो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, कुछ अमेंडमेंट्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आओ जी स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट्स एज पर फाइनेंस एक्ट 2019। ठीक है जी। तो देखो स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट्स इन इनकम टैक्स की सेकंड क्लास हम लोग आज। तो लास्ट क्लास में जो अमेंडमेंट्स बचे थे सिर्फ वही डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक। लास्ट क्लास वाले रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो अमेंडमेंट क्या है। टैक्स रेट में मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कोई चेंजेस नहीं हुए, स्लैब रेट्स वगैरह सब सेम हैं, ठीक है। सरचार्ज में भी कोई चेंजेस नहीं हुए, किसके लिए? फॉर अदर देन इंडिविजुअल के लिए। बट इंडिविजुअल में सरचार्ज में थोड़ा सा चेंज आया है, ठीक है। तो इंडिविजुअल के लिए जो सरचार्ज में चेंजेस आए थे वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे कि इंडिविजुअल के लिए सरचार्ज की 2 रेट और आ गई थी नई। तो पहले तो क्या होता था, सरचार्ज या तो 10% लगता था या फिर 15% लगता था इंडिविजुअल पे, राइट। 10% कब लगता था? जब आपका TI 50 लाख से क्रॉस कर जाए, ठीक। और 15% कब लगता था? जब आपका TI एक्सीड कर जाए कितने से? 1 करोड़ से। तो लास्ट क्लास में भी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देखो ये 10% और 15% ये तो सेम है, ठीक है। और ये तो हम लोग इंक्लूडिंग 111A एंड 112A इन दोनों पे मिला के लगाते हैं, ठीक है। तो मीन जो स्पेशल इनकम है आपकी अंडर सेक्शन 111A एंड अंडर सेक्शन 112A, उस पर भी सरचार्ज आपका कितना है? 10% एंड 15% है। बट ये सरचार्ज की ना 2 नए परसेंटेजेस और आ गई, 2 नई रेट और आ गई, 25% एंड 37%। तो ये जो 25% है ये कब लगेगा? जब वो एक्सीड कर जाएगा किससे? 2 करोड़ से। तो सरचार्ज 25% कब है? जब आपका TI मोर देन कितना हो जाए? 2 करोड़ हो, बट लेस देन और इक्वल टू कितना हो? 5 करोड़ हो। और 37% सरचार्ज कब लगेगा? जब आपका TI मोर देन 5 करोड़ हो, ठीक है जी यहाँ तक। और देखो दोनों चीज़ों में मैंने लास्ट क्लास में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था ये बात कि ये दोनों स्पेशल रेट ऑफ सरचार्ज जो हैं नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 111A एंड 112A। इन दोनों पे सरचार्ज 25 और 37% से नहीं लगेगा, ठीक है। इन दोनों इनकम पे सरचार्ज की मैक्सिमम रेट क्या रहेगी? 15%। इट मीन्स ऐसा तो हो सकता है सरचार्ज ना लगे, ऐसा भी हो सकता है 10% लगे, ऐसा भी हो सकता है 15% लगे, बट ऐसा नहीं हो सकता कि 25% और 37% लग जाए। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज मैं इस सेक्शन के लिए, इस प्रोविज़न के लिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, राइट, ठीक है। नेक्स्ट अमेंडमेंट की बात करें अगर हम लोग, तो अमेंडमेंट्स इन रिबेट अंडर सेक्शन 87A की अगर हम बात करें तो 87A में पहले जो रिबेट मिलती थी ना भाई, आपको 2500 की मिलती थी। कब? अगर आपका TI डजेंट एक्सीड ₹350 है तो। बट अब इसको बढ़ा के रिबेट को कितना कर दिया? 12,500 कर दिया। और TI की लिमिट कितना कर दिया? 5 लाख कर दिया। इट मीन्स अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे कम है तो आपको रिबेट मिलेगी। मैक्सिमम कितनी मिल सकती है? 12,500। इट मीन्स रिबेट कह सकते हैं हम लोग कितना मिलेगा, या तो टोटल टैक्स या फिर 12,500, विच एवर इज लोअर वो रिबेट देंगे। और रिबेट मिलती किसको थी? सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को। तो इट मीन्स 3 कंडीशंस होगी आज की डेट में। नंबर 1 रेजिडेंट होना चाहिए, नंबर 2 इंडिविजुअल होना चाहिए, नंबर 3 उसका जो TI है वो इक्वल टू एंड लेस देन 5 लाख होना चाहिए। तो आपको रिबेट मिल सकती है कितनी? या तो टोटल टैक्स या फिर 12,500, विच एवर इज लोअर। डन। इन शॉर्ट आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखो एक बात सोचो ना, टैक्स लायबिलिटी 12,500 कब बनेगी? जब आपकी टोटल इनकम कितनी होगी? 5 लाख, राइट। तो टोटल अगर इनकम 5 लाख होगी तो टैक्स कितना बनेगा उस पर? 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% 12,500 बनता है। तो 12,500 टैक्स बनेगा और 12,500 की आपको रिबेट मिल जाएगी।
तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि भैया जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है उसको कोई टैक्स नहीं देना है। बट अगर आपकी इनकम 5,100,000 भी अगर हुई ना, इवन 5,10,000 भी अगर हुई ना, तो फिर आपको रिबेट नहीं मिलेगी। तो 12,500 रुपये का तो सीधे सीधे लॉस हो जाएगा आपका। समझ गए बात मेरी? चलो ठीक है जी। नेक्स्ट चेंजेस की बात करते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट में क्या हुआ, कहते हैं अमेंडमेंट इन केस ऑफ टैक्स रेट्स फॉर डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी में भी थोड़ा सा चेंज है, अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट है? पहले ना देखो, जो डोमेस्टिक कंपनी पे हम टैक्स लगाते थे वो कितना लगता था, या तो 30% था, या फिर एक एक्सेप्शनल केस में 25% था, सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस में। और वो एक्सेप्शनल केस क्या होता था देखो, वो होता था कि अगर आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स डजंट एक्सीड ₹250 करोड़ इन RPY 16-17। इट मीन्स आपके RPY 16-17 में अगर आपका जो टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीट्स है वो 250 करोड़ से कम है, ठीक है, तो आपको टैक्स रेट कितना देना होता था? 25% इन प्लेस ऑफ 30%। अब इन्होंने अमेंडमेंट के बाद क्या किया, टैक्स रेट तो 25% ही है, राइट, बट टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स की जो लिमिट है कितना कर दिया, डजंट एक्सीड ₹400 करोड़, और RPY क्या कर दिया, 17-18। मीन्स आज की डेट में क्या चलेगा कि अगर आपका टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट्स, टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट्स कब RPY 17-18 में 400 करोड़ क्रॉस नहीं करता है, इट मीन्स इक्वल टू एंड लेस देन 400 करोड़ है, तो आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा? 25%, और अदरवाइज 30%, राइट। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अमेंडमेंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट है, देखो अमेंडमेंट इन रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स की बात हो रही है, राइट। इस केस में वो क्या कहना चाहता है, सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग क्या कहता है, देखो कि अगर किसी रेजिडेंट ने गिफ्ट किया है, ठीक है, क्या चीज़, एनी प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, किसी रेजिडेंट ने इंडियन प्रॉपर्टी गिफ्ट की है, किसको? टू एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग फ्रॉम इंडिया। तो इसको भी हम लोग क्या मान के चलेंगे, इनकम एक्रूड इन इंडिया और अराइज्ड इन इंडिया। डन। नेक्स्ट अमेंडमेंट पे चलते हैं भैया। तो नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है, देखो नेक्स्ट अमेंडमेंट है सैलरी से रिलेटेड, है ना। नेक्स्ट अमेंडमेंट है सैलरी से रिलेटेड। इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ, पहले ना सैलरी में लास्ट ईयर तक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 40,000 की मिलती थी, अब वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 कर दिया अंडर सेक्शन 16IA में, राइट, 16(1)A में। डन। अमेंडमेंट नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट अमेंडमेंट है हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो देखो हाउस प्रॉपर्टी में क्या अमेंडमेंट आया भाई, बिफोर अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होता था, पहले SSC सिर्फ और सिर्फ एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकता था मैक्सिमम। तो इट मीन्स उसके पास अगर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं जो कि उसके खुद के नाम से रजिस्टर्ड हैं और वो सब की सब सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो मान लो उसके पास 5 प्रॉपर्टी हैं, पाँचों की पाँचों प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो पहले हम लोग क्या करते थे, उन पाँचों में से किसी भी एक को तो क्या ट्रीट करेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, एंड अदर 4 विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड लेट आउट, राइट। तो पहले सिर्फ एक मकान की एग्जाम्पशन होती थी आपके लिए, मतलब एक मकान को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते थे, बट अब इस लिमिट को बढ़ा के 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को इन्होंने क्या कर दिया कि भाई आप सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हैं। तो इन द इंस्टेंट केस अगर आपके पास 5 प्रॉपर्टी हैं और पाँचों की पाँचों सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो उनमें से आज की डेट में आप क्या कर सकते हैं, 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हैं एंड रेस्ट 3 विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड लेट आउट, और उन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो फेवरेबल प्रोविजन आ गया, तो मीन्स आज की डेट में आप 2 मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट कर सकते हैं, राइट, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर आप 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करोगे तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हम लोग इंटरेस्ट की मैक्सिमम लिमिट भी अप्लाई करते थे। अब वो मैक्सिमम लिमिट कितनी होती थी, या तो 30,000 या फिर 2 लाख। अगर तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होती थी, 3 कंडीशंस थी ना 2 लाख की लिमिट के लिए, तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो हम लोग लिमिट कितना अप्लाई करते थे, 2 लाख रुपए। अब वो क्वेश्चन ये राइज होता है कि अब इस केस में आप जैसे 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करोगे
तो क्या मैक्सिमम डिडक्शन जो आप ले सकते हैं 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख रुपए ले सकते हैं? ऐसा नहीं है। तो जो दो प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट करोगे उन दोनों पे मिला के आप मैक्सिमम डिडक्शन कितना ले सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड की? 2 लाख रुपए। ऐसा नहीं कि 2 + 2 = 4 ले लो। डन। तो इंटरेस्ट की मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए रहेगी दोनों प्रॉपर्टीज के लिए। यही बात मैंने लिखी भी है, देखो यहाँ। एंड एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दीज टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी shall not exceed ₹2 लाख। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है जी। तो हम लोग देखो नेक्स्ट अमेंडमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट है भाई पीजीबीपी से रिलेटेड। पीजीबीपी से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट है? देखो ये अमेंडमेंट है आपका सेक्शन 43B से रिलेटेड। तो आपको याद होगा सेक्शन 43B में हम लोग क्या डिस्कस करते थे? सेक्शन 43B में ना हम लोग 7 एक्सपेंसेस ऐसे डिस्कस करते थे जिनका पेमेंट अगर ड्यू डेट ऑफ ITR तक हो गया तो डिडक्शन आपको RPY में मिल जाएगी, इसी साल मिल जाएगी। बट अगर उनका पेमेंट ड्यू डेट ऑफ RPY के बाद हुआ तो जिस साल आप पेमेंट करोगे उस साल डिडक्शन मिलेगी। तो वो 7 एक्सपेंडिचर थे और उन 7 में 2 एक्सपेंडिचर होते थे इंटरेस्ट से रिलेटेड। एक तो होता था इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक और दूसरा होता था इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम PFIs। तो इंटरेस्ट ऑन लोन में थर्ड पॉइंट और एड ऑन हो गया यहाँ। क्या कहना चाह रहा? देखो, any sum payable by the SSC as interest on any loan or borrowing from a deposit taking non-banking financial company or non-deposit taking non-banking financial company, राइट। तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगी प्रोवाइडेड इस इंटरेस्ट का पेमेंट आपने कब तक कर दिया हो? ड्यू डेट ऑफ ITR से पहले किया हो तो ही डिडक्शन मिलेगी। तो इट मीन्स चाहे पढ़े ही आप अपने अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे बना रहे हैं, ड्यू बेसिस पे बना रहे हैं, तो इट मीन्स उनका पेमेंट करना ज़रूरी है। कब तक? ड्यू डेट ऑफ ITR तक। तो उसमें एक नया पॉइंट और एड ऑन हो गया, राइट। तो अब ये 7 के बदले कितने एक्सपेंस हो गए? 8 एक्सपेंस हो गए। अब इन 8 एक्सपेंसेस का पेमेंट अगर ड्यू डेट ऑफ ITR से पहले हो जाएगा तो डिडक्शन आपको इसी साल मिल जाएगी, वरना डिडक्शन कब मिलेगी? नेक्स्ट ईयर मिलेगी। ये कहना चाहता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है? ये नेक्स्ट अमेंडमेंट ओवरऑल है, सिर्फ PGBP नहीं है, इसमें सब कुछ कवर अप हो गया। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था ऑलरेडी। क्या कहना चाहता है? सेक्शन 35AD, सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 एंड 3A, 43B, 43CA, 44AD एंड 50C। इन सभी सेक्शन में एक बात लिखी हुई है कि आपको जो पेमेंट करना है, अगर वो पेमेंट 10,000 रुपये से ज़्यादा का है, और 40A सबसेक्शन 3A में तो हम लोग 35,000 की लिमिट भी पढ़ते थे ट्रांसपोर्टर के लिए। तो अगर ये पेमेंट 10,000 और 35,000 से ज़्यादा का है तो आपको पेमेंट कैसे करना है? या तो अकाउंट पे ही चेक से, या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से, या फिर एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड प्रेस्क्राइब नहीं था, अब वो प्रेस्क्राइब्ड हो गया। फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई था कि एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या आ जाएगा? ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, राइट, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT, भीम, ये सब कवर अप हो जाएंगे एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में। तो इसका मतलब अगर आपने इन वाले मोड से भी पेमेंट किया है तो भी इन सेक्शंस का कॉन्ट्रावेंशन नहीं माना जाएगा। डन। चलो जी नेक्स्ट अमेंडमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट है कैपिटल गेन से रिलेटेड। कैपिटल गेन में क्या अमेंडमेंट आया? देखो, एक तो नया इंडेक्स आई गया आपका करंट ईयर के लिए 289, और दूसरा अमेंडमेंट है सेक्शन 54 में। क्या अमेंडमेंट है सेक्शन 54 में भाई? तो देखो, सेक्शन 54 में जो अमेंडमेंट आया है, तो अमेंडमेंट से पहले क्या होता था? सेक्शन 54 की एग्जम्पशन किस लिए मिलती थी आपको? कि आपने एक पुराना मकान बेचा है, RHP ट्रांसफ़र किया है, और न्यू RHP आपने ख़रीदा है या बनवाया है। न्यू RHP एक्वायर किया है ना। एक्वायर में परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों होते थे। तो पहले एग्जाम्पशन सिर्फ और सिर्फ एक मकान पे मिलती थी कि अगर आपने सिर्फ एक ही RHP खरीदा है तो एग्जाम्पशन मिलेगी सेक्शन 54 की। अगर दूसरा प्रॉपर्टी खरीदोगे तो उस पर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। अब इन्होंने क्या किया? अमेंडमेंट के बाद इन्होंने क्या कहा कि भाई अगर आपका LTCG 2 करोड़ रुपए से कम है ना, तो SSC में आइदर परचेज और कंस्ट्रक्ट 2 प्रॉपर्टीज़। तो अगर LTCG 2 करोड़ या उससे कम है तो आप कितने प्रॉपर्टी पे एग्जाम्पशन ले सकते हैं? 2 पे। तो मान लो आपकी प्रॉपर्टी
मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं जी, आपका LTCG आ रहा है जी फॉर एग्जांपल 1.5 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो पहले की भी बात कर लेते हैं, आपकी भी बात कर लेते हैं, अर्लियर नाउ। तो पहले क्या होता था, मान लो आपने ना ये 1.5 करोड़ का जो LTCG आ रहा था, इससे आपने 2 प्रॉपर्टी खरीदे विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। एक RHP 1 खरीद लिया, एक RHP 2 खरीद लिया, एक 50 लाख का खरीद लिया जी, एक 60 लाख का खरीद लिया। तो आपको एग्जाम्पशन हम सिर्फ पहले वाले मकान पे देते थे 50 लाख की, इसकी एग्जाम्पशन नहीं देंगे 60 लाख की, राइट। अब इन्होंने क्या कहा, कहते हैं 1.5 करोड़ रुपए का LTCG है, पहले आपने RHP 1 खरीद लिया, फिर RHP 2 खरीद लिया विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। एक 50 लाख का खरीदा है, एक 60 लाख का खरीदा है, ठीक है। तो हम आपको दोनों की डिडक्शन दे देंगे। इसका मतलब हम आपके 1 करोड़ 10 लाख रुपए क्या कर देंगे, 110 लाख रुपीज़ क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो आपको टैक्स सिर्फ कितने पे देना पड़ेगा, 40 लाख पे देना पड़ेगा। समझ के बात। तो पहले हम एग्जाम्पशन सिर्फ एक मकान की देते थे, और आज की डेट में इन्होंने क्या कहा, हम एग्जाम्पशन आपको 2 प्रॉपर्टी के दे देंगे मैक्सिमम, प्रोवाइडेड कि आपका जो LTCG है वो 2 करोड़ या उससे कम हो। डन, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अमेंडमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट में क्या कहना चाहता है वो, अदर सोर्सेज का अमेंडमेंट है जी। नेक्स्ट अमेंडमेंट आपका क्या कहता है अदर सोर्सेज में, देखो बिफोर अमेंडमेंट आप लोग एक सेक्शंस पढ़ते थे डीम्ड डिविडेंड वाले, याद होगा आपको, सेक्शन 2 सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ए से लेके सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ई तक होते थे वो सेक्शन। में लिख देता हूँ ये लो, सेक्शन 2 क्लोज 22 सब क्लोज ए से लेके ABCD एंड E, ये 5 क्लोजेस चलते थे आपके, जिसमें से हम लोग क्या करते थे, शुरू के जो 4 क्लोज थे, इन केसेस में तो क्या होता था कि CDT कट जाता था पहले से, शेयर होल्डर्स के लिए एग्जम्प्ट हो जाते थे ये, शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ जो इनकम होती थी एग्जम्प्ट हो जाती थी, है ना। और जो 5वें वाला क्लोज था E क्लोज, इसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, इसमें हम लोग ये पढ़ते थे E क्लोज में कि भाई इस पे तो टैक्स शेयर होल्डर्स को ही देना पड़ेगा, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर होता था, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स होता था। इट मीन्स क्लोज ई वाले केस में आपके ऊपर CDT नहीं कटता था। और आपको याद होता होगा कि क्लोज ई में बोलता क्या था वो, कि आप किसी क्लोजली हेल्ड कंपनी के मेंबर हैं, आपके पास 10% से ज़्यादा वोटिंग पावर है, और आपने ऐसी क्लोजली हेल्ड कंपनी से लोन लिया है, तो हम इसको डीम्ड डिविडेंड में काउंट करेंगे और इस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो कंपनी CDT नहीं काटती थी, आपके ऊपर टैक्स लगता था। अब इन्होंने क्या किया, इसमें अमेंडमेंट ला के क्लोज ई में, तो ये जो क्लोज ई है ना भाई, यही अमेंडमेंट किया इन्होंने, कि इसमें अमेंडमेंट आया क्लोज ई में सिर्फ। तो देखो जी क्लोज ई में क्या चेंज आया, अब क्लोज ई को भी ना इन्होंने टैक्सेबल कर दिया, राइट। कहते हैं अब ये क्लोज ई पे भी टैक्स कौन देगा, कंपनी ही देगी 30%। क्या कहा देखो, इफ लोन एंड एडवांसेस आर गिवन, लोन्स एंड एडवांसेस आर गिवन टू स्पेसिफाइड शेयर होल्डर्स, then up to the extent of accumulated profits it shall be treated as deemed dividend and such dividend is taxable to the company at 30%, right. So now onwards all the cases of deemed dividend, that is section 2 clause 22 subclause A to section 2 clause 22 subclause E are taxable in the hands of company। तो सबको इक्वल फुटिंग पे ले आए इन शॉर्ट। तो क्लोज ई वाला जो केस था उस पर टैक्स कौन देता था, शेयर होल्डर देता था, कहता है वो भी अब टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ किसके हो जाएगा, कंपनी के। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अमेंडमेंट देखते हैं। देखो ये जो अमेंडमेंट हम लोगों ने पढ़ा ये अदर सोर्सेज में पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद देखो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड क्लबिंग ऑफ इनकम में कोई चेंजेस नहीं है। तो अब जो अमेंडमेंट्स बचे हैं हमारे वो अमेंडमेंट्स एंड डिडक्शंस वाले हैं ना, अमेंडमेंट इन डिडक्शंस एंड TDS, अमेंडमेंट इन डिडक्शंस एंड TDS, ये 2 अमेंडमेंट्स बचे हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये बचे हुए अमेंडमेंट्स। तो डिडक्शंस में क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं और TDS में क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं ये अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।